साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ जो यूरोपीय संस्कृति के बारे में हमने बात करी थी, यूरोपीय क्रांति के बारे में हमने बात करी थी और यूरोपीय समाज में जो भूखमरी आई उसके बारे में हमने बात करी थी। कुछ समाज ऐसे भी रहे कि जिसमें राजतंत्र हटा दिया गया और राजतंत्र के बाद में जब नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसमें उदारवादी वर्ग, मध्यवादी वर्ग, मध्य वर्ग ये भी क्रांतिकारी के रूप में सामने आता है और एक नेशनल असेंबली गठित करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि उदारवादियों की क्रांति कैसी रही और किस प्रकार से नेशनल असेंबली गठित की गई। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक टिप्पणी आती है, एक क्वेश्चन आता है, अक्सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखी है। वो फ्रैंकफर्ट संसद की घटना क्या थी कि जिसमें नेशनल असेंबली का क्या रोल रहा उस फ्रैंकफर्ट संसद में। तो इस पर एक टिप्पणी लिखने को आती है, जैसे मेसनी के ऊपर आती है। हमने मेसनी की एक घटना बताई थी। जैसे यूनान की स्वतंत्रता, यूनानियों की स्वतंत्रता संग्राम जो होता है उस पर एक घटना आती है, उस पर टिप्पणी लिखने को आती है। हमने वियना संधि के बारे में बताया था, उस पर भी टिप्पणी लिखने को आती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे जाएं तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी का जो है बेस बहुत ही अच्छा क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में और हम बात करेंगे उदारवादियों की क्रांति कैसी रही, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में, वो घटना फ्रैंकफर्ट संसद। तो बात हम करने जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट संसद। इसका जिक्र होगा, इसका रोल होगा, अहम रोल होगा। ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है ये भी जानेंगे और उदारवादियों की क्रांति, उदारवादी वर्ग का रोल, उदारवादी वर्ग, उदारवादियों की क्रांति, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है 1848 में इनकी क्रांति हुई, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो साथियों 1848 की घटना आपको याद होगी, जो हमने बताया था कि उदारवादी यूरोप में लगभग उन दिनों 1848 के समय भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और हुआ यूँ कि जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, उसमें मजदूर, किसान, बेरोजगार ये सब आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता थे, यो आप मान के चले। तो उसके साथ ही इनका जो विद्रोह हो रहा था, यानी कि जो मजदूर तबका, मजदूर और आपके बेरोजगार और मजदूर, बेरोजगार, गरीब, ये क्रांति कर रहे थे। ये तो विद्रोह कर ही रहे थे, इसके साथ में ही एक विद्रोह इनके समानांतर चल रहा था और वो विद्रोह था, ये तो विद्रोह कर ही रहे थे राजशाही वर्ग के खिलाफ, और एक विद्रोह था जो मध्यवर्गीय था, मध्य वर्ग के लोग कर रहे थे। मध्य वर्ग के वो लोग थे, मध्य वर्ग में वो आते थे पढ़े लिखे लोग और शिक्षित लोग, जिसमें शिक्षक लोग आते थे, प्रोफेसर आते थे, वकील आते थे, व्यवसायी आते थे। ये सब एक शिक्षित वर्ग जिनको मध्यवादी वर्ग कहेंगे एक तरीके से। तो ये भी क्रांति कर रहा था, ये भी जो मध्य वर्ग का था ये भी क्रांति साथ साथ कर रहा था। इन्हीं के समानांतर इनका कहने का मतलब था कि राजशाही वर्ग को हटाया जाए और उधर जो मध्यवादी वर्ग था ये भी चाहता था कि किसी तरीके से ये राजतंत्र हटे और भूखमरी और इसके लिए कोई अलग से योजना तैयार की जाए। साथियों ये क्रांति सिर्फ एक ही जगह नहीं घटित हो रही थी, ये क्रांति यूरोप में जगह जगह घटित हो रही थी। और हम देखते हैं इसी के परिणाम स्वरूप यूरोप में कई जगह जो स्थानीय राजा जो राज करते थे उनको राजगद्दी से हटा दिया गया था और राजगद्दी से हटा करके गणतंत्र की घोषणा कर दी गई थी। और गणतंत्र की घोषणा करने के
करते हुए एक सार्वत्रिक मताधिकार की घोषणा कर दी गई इसके साथ में, यानी कि सभी को मत देने का, पुरुषों में सभी को मत देने का अधिकार दिया गया था। पुरुषों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उदारवादी वर्ग जहाँ आता है वहाँ पर जो है हमेशा एक विवादास्पद रहा है कि महिलाओं को वंचित वर्ग में रखा गया। इन सब का जिक्र करेंगे आगे चल करके। तो साथियों, हमने देखा कि एक तरफ तो बेरोजगार, मजदूर, किसान, ये सब वर्ग विद्रोह कर रहा था और दूसरी ओर मध्यवादी वर्ग, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो शिक्षित तबका था, जो व्यवसायी थे, वो लोग विद्रोह कर रहे थे। और ये घटना सिर्फ यूरोप के एक ही इलाके में नहीं होती, जगह जगह इलाकों में होती हैं और राजाओं को राजगद्दी से हटा दिया जाता है। तो धीरे धीरे इनमें एकीकरण आया, एक राष्ट्रवाद की भावना आई, राष्ट्रीय एकीकरण जागृत हुआ और ये राष्ट्र राज की मांग करने लगे। ये जो विद्रोही थे, इनका जो है ये राष्ट्र राज चाहते थे, राष्ट्र राज की मांग करने लगे कि हमें एक तरीके से एकीकरण किया जाए और हमारी समस्याओं का निदान किया जाए। और इसी के चलते, राष्ट्रीय एकीकरण के चलते धीरे धीरे राजशाही वर्ग में असंतोष बढ़ता गया और हम देखते हैं उसी का फ़ायदा उठा करके जब असंतोष बढ़ा, जगह जगह जब राजा हटाए गए, तो जाहिर सी बात है कि जनता में असंतोष तो बढ़ेगा ही। और उसके परिणाम स्वरूप जब असंतोष बढ़ा, उसी का फ़ायदा उठाया कौन? मध्यवादी वर्ग। और कौन? मजदूर, किसान। उसी का फ़ायदा उठा करके इन्होंने एक मांग कर दी कि हमारे देश को राष्ट्रीय एकीकरण में ढाला जाए, राष्ट्र राज की मांग करने लगे और संविधानवाद की मांग करने लगे। और इन्होंने मांग करी एक तरीके से संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए और हमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और राष्ट्र राज संविधान की मांग करने लगे। तो ये सारी मांगें इनकी धीरे धीरे करके ये जो दोनों वर्ग थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने मांग करी। और कौन कौन सी चीज़ों की? एक तो पहली चीज़ थी कि पहली चीज़ क्या थी कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब प्रेस की स्वतंत्रता होगी तभी अपनी बात खुल करके कह पाएंगे। पहली चीज़ तो ये थी। और दूसरी चीज़ थी राष्ट्र राज संविधान, यानी कि दूसरी चीज़ क्या थी? राष्ट्र राज संविधान। यानी कि ये चाहते थे कि हमें एक संविधान दिया जाए जिससे जो है संविधान के सारे लोग अधीन रहें और उसका पालन करें, कोई भी निरंकुश राजा हमारे यहाँ, हमारे इलाके में राज ना कर सके। इसलिए ये राष्ट्र राज की मांग करने लगे, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग करने लगे और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और इसी के चलते ये संगठन बनाने की आज़ादी की मांग करने लगे। किसकी? संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी। और इनमें ताकत कहाँ से आई? ताकत इसलिए आई क्योंकि यूरोप में जगह जगह जो है विद्रोह पनप गया था, जगह जगह जनता में असंतोष था, राजा को हटाया गया था और राजा को हटाते ही जनता में असंतोष आ गया और वो अपने आंदोलन शुरू कर दिया, विद्रोह और तेज हो गया, विद्रोह भड़क गया। तब प्रेस की स्वतंत्रता की मांग किया और राष्ट्रीय राज संविधान की मांग किया और इन्होंने संगठन बनाने की आज़ादी की मांग करी। और इसी के थ्रू जर्मन इलाकों में एक बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने क्या करा कि फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्वजन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान देने का, यूँ कहें कि एक तरीके से जो भी राजनीतिक संगठन थे, एक तरीके से वो घटना हुई जैसे आप लोग देख रहे थे यूरोप में ऐसा हुआ 1848 के दौरान। जैसे आप लोगों ने देखा दिल्ली में जब केजरीवाल आए, आम आदमी पार्टी आई, तो आम आदमी पार्टी में अहम रोल किसका रहा? मजदूर का, जो रिक्शा चालक थे, गमछा वाले, तो ये सब आम आदमी का रोल रहा और धीरे धीरे करके उनका विद्रोह पनपा और शीला दीक्षित गई और आम आदमी पार्टी आ गई। वही हुआ यहाँ पर।
यहाँ पर यूरोप में जब किसानों का वर्ग बहुत तेज़ी से विद्रोह किया और उधर मध्यवादी जो तबका था उसने विद्रोह किया, और विद्रोह एक तरीके से जब बहुत तेज़ी से भड़क गया और उसने राष्ट्र राज की मांग करी, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करी, और इसी के चलते जो जर्मन इलाके थे उनमें एक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग एक राजनीतिक संगठन तैयार किया। राजनीतिक संगठन यूँ कहें जितने भी राजनीतिक संगठन थे, जब भी संगठन बनाने की आज़ादी होगी तो राजनीतिक संगठन कहीं पर भी जब संगठन बनाने की आज़ादी होगी तो संगठनकर्ता जो होंगे, जो नेतृत्व होगा, उसके अधीन सारे लोग उसके अनुयायी हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी बातों को मनवाया जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पर जो भी राजनीतिक संगठन थे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे इकट्ठा होकर के एक महान गठबंधन बनाते हैं, एक महागठबंधन। यूरोप में एक महागठबंधन उस प्रकार से जैसे मान लो बीएसपी और समाजवादी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस, सारी पार्टियां एकजुट हो जाए, एक महागठबंधन बना ले और विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी आ जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि राजनीतिक संगठनों ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया, उसे बोलते हैं सर्वजन नेशनल असेंबली, सर्वजन नेशनल असेंबली। क्या? सर्वजन नेशनल असेंबली। सर्वजन नेशनल असेंबली यानी कि ये जो है सर्वजन नेशनल असेंबली बनी और सभी लोगों ने इसके पक्ष में मतदान देने का जो है डिसाइड किया। उदारवादी वर्ग जो किसान मजदूर और जो कृषक थे, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, और उधर मध्यवादी वर्ग जो पढ़ा लिखा तबका था, जो शिक्षित तबका था, वो भी चाहता था कि सर्वजन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया जाए। और इसका परिणाम भी अच्छा रहा कि इसका परिणाम ये रहा कि इसने 1841 प्रतिनिधि निर्वाचित करे, 1841 प्रतिनिधि। और 1841 जो प्रतिनिधि हैं ये जाते हैं फ्रैंकफर्ट संसद में, सजा धजा भवन होता है। और वो भवन कौन सा होता है? वो भवन होता है, एक संसद होती, एक चर्च होती है जिसका नाम होता है सेंट पॉल चर्च। क्या? सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च, ये वो स्थान होता है सेंट पॉल चर्च। यानी कि सेंट पॉल चर्च में एक बड़ा हॉल होता है, एक संसद होती है जिसको बोला जाता है क्या? फ्रैंकफर्ट संसद। क्या बोला जाता है? फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद। तो फ्रैंकफर्ट संसद में ये 841 प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में जाते हैं और ये सारे प्रतिनिधि जो सर्वजन नेशनल असेंबली के द्वारा जीते हुए होते हैं या इनके प्रतिनिधि होते हैं, जो कि संसद में जाते हैं सेंट पॉल चर्च में और इकट्ठा होते हैं। और वहाँ एक जर्मन राष्ट्र के हित में एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? इस असेंबली के द्वारा एक प्रारूप तैयार किया जाता है, एक संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप। और ये संविधान का प्रारूप किसके पक्ष में होता है? जर्मन राष्ट्र के, जर्मन राष्ट्र। तो जर्मन राष्ट्र के पक्ष में ये संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी अध्यक्षता करेगा या जो भी एक तरीके से यूं कहें कि जो जर्मन राष्ट्र के लिए अध्यक्ष बनेगा, वो जाहिर सी बात है जर्मन राष्ट्र का जो भी राजा बनेगा, यूं कहिए, तो वो इस संसद के अधीन होना चाहिए। किसके अधीन? फ्रैंकफर्ट संसद के अधीन। जब संसद के अधीन रहेगा, संसद के प्रतिनिधियों के अधीन रहेगा, तो वो एक निरंकुश राजा नहीं बन पाएगा।
ये सोच थी ये 841 प्रतिनिधियों की। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। थोड़ी सी गलती ये हुई कि जो 841 प्रतिनिधि थे, इन्होंने एक ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि प्रसा, जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था जिसमें कई राष्ट्र थे, तो उस प्रसा का बहुत बड़ा प्रभुत्व था। तो इन्होंने कहा हम क्या करते हैं, प्रसा के जो राजा हैं उनको जो है माल्यार्पण करते हैं, उनको ताजपोशी करते हैं। ताजपोशी की एक पेशकश रखी गई, किसके द्वारा? इन 841 प्रतिनिधियों के द्वारा। किसकी पोशी? ताजपोशी, जो कि प्रसा के राजा थे, प्रसा के राजा थे। प्रसा के राजा उनकी ताजपोशी के लिए कहा कि ऐसा करते हैं कि अगर इनकी ताजपोशी 841 प्रतिनिधि अगर इनकी ताजपोशी कर देंगे तो जाहिर सी बात है इनके राजा का प्रभुत्व, प्रसा के राजा का जहाँ प्रभुत्व होगा तो यहाँ की जनता और फिर जो रूढ़िवादी वर्ग तबका था, जो राजतंत्र थे, छोटे छोटे राजा, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। जो स्थानीय राजा थे जिनको हटा दिया गया था और फिर सर्वजन नेशनल असेंबली तैयार किया गया था, तो वो दबे रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो प्रसा के राजा थे उन्होंने क्या करा कि ताजपोशी करने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ताजपोशी नहीं करूंगा, इनके द्वारा ताजपोशी तो नहीं कर सकता। और जब इनके द्वारा ताजपोशी नहीं हुई तो जो स्थानीय जो राजा थे उनको खुशी हुई और इन्होंने समर्थन कर दिया। उन्होंने समर्थन किसका किया? जो स्थानीय राजा थे, जो वहाँ के स्थानीय राजा थे, छोटे छोटे यूरोप में जो हटाए गए थे, उनका समर्थन कर दिया। और जैसे ही उनका समर्थन करते हैं, सैनिकों का समर्थन करते हैं, वहाँ के छोटे छोटे राजाओं का समर्थन करते हैं, कुलीन वर्ग का समर्थन करते हैं। किसका? कुलीन वर्ग। तो जाहिर सी बात है कि इनका प्रभुत्व बढ़ेगा। और जैसे ही इनका प्रभुत्व बढ़ा तो हुआ ये कि जितना भी ये ड्रामा हुआ था, मतलब जो भी राजनीतिक संगठन के थ्रू महागठबंधन बनाया गया, सर्वजन नेशनल असेंबली तैयार करी गई, और सर्वजन असेंबली जो तैयार की गई थी, जो 841 प्रतिनिधि चुने गए थे, तो क्या किया गया कि स्थानीय राजा और जो कुलीन वर्ग था वो फिर विद्रोह पर उतर आया। वो विद्रोह पर उतर आया और विद्रोह इतना प्रभावी हुआ, कुलीन वर्ग और स्थानीय राजाओं के द्वारा इतना प्रभावी हुआ, प्रसा के राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया, सैनिकों का साथ मिल गया, जिससे ये इनका जो भी इनका विद्रोह था वो चरम पर पहुंच गया। और थोड़ी सी गलती एक और करी इन्होंने, एक तो और गलती करी सर्वजन नेशनल असेंबली ने, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो प्रतिनिधि थे वो मध्यवादी वर्ग के थे। मध्यवादी वर्ग यूँ कहें, अभी हमने बताया कि मध्यवादी वर्ग वो था जो पढ़ा लिखा तबका था, जो शिक्षित तबका था, जो वकील थे, जो शिक्षित थे, जो पढ़े लिखे थे, अमीर घराने के थे, वो थे। तो मजदूर किसानों का इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने मजदूर किसानों का, गरीबों का, मजदूर किसान थे, उनका विद्रोह किया, उनका साथ नहीं दिया। तो वो जो थे मजदूर गरीब किसान, ये जो तबका था, इसने क्या किया, इसने फिर जो सर्वजन नेशनल असेंबली थी उसका साथ नहीं दिया। जब इनका समर्थन नहीं मिला और इनका समर्थन नहीं मिला, उधर क्या हुआ कि कुलीन वर्ग और स्थानीय राजा और जो प्रसा के राजा थे, इन्होंने भी इन सैनिकों को भेजा, तो इनका विद्रोह और तेजी से भड़क गया। और हुआ क्या कि सैनिकों के बल पर, कुलीन वर्ग राजाओं के विद्रोह के बल पर ये जो नेशनल असेंबली थी इसको फिर भंग कर दिया गया, इसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया। तो साथियों, ये थी एक घटना, फ्रैंकफर्ट संसद की घटना। अगर हम इसमें महिलाओं का रोल देखें तो उदारवादी वर्ग में महिलाओं का रोल अहम रहा है। जितनी भी यूरोप में क्रांतियां हुई हैं उसमें सक्रिय रूप से महिलाओं ने भाग लिया।
तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते थे। और तो साथियों, अगर महिलाओं के बारे में हम देखें तो महिलाओं के अगर बारे में हम देखते हैं तो जो उदारवादी वर्ग जो भी आंदोलन करता था उसमें सक्रिय रूप से महिलाओं का योगदान होता था। हर जगह अखबार उनके द्वारा प्रकाशित किए गए, अखबारों में अहम रोल रहा, पत्रिकाओं में अहम रोल रहा, नाटक में अहम रोल रहा, हर जगह मंचन किया इन्होंने, और जहाँ जहाँ बैठकें होती थी उसमें भी सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन उदारवादी वर्ग हमेशा एक तरीके से मताधिकार के अगर संबंध में देखा जाए तो उदारवादी तबका हमेशा विवादास्पद रहा, क्योंकि इन्हें जो है मताधिकार का अवसर नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी कमी रही उदारवादी वर्ग की कि मताधिकार का अवसर इन्हें नहीं दिया गया। और इसका विशेष उदाहरण मिलता है, इनको वो दर्जा भी, इनको वो स्थान भी नहीं मिला जो पुरुषों को मिला था। हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद की एक जो चित्रित किया गया, उसमें एक कलाकार थे, देखो आपको बता रहे हैं, एक चित्र दिखाया गया है सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट संसद का। तो उसमें हम देखते हैं वो ऐसा चित्र उसमें दिखाया गया उस समय का कि जो संसद बनाई गई, जो संसद थी, तो यहाँ पर सारे पुरुष वर्ग बैठा हुआ था, चेयरों पर पुरुष वर्ग बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ जो है उनको महिलाओं को बैठने का स्थान नहीं दिया गया। वो खड़ी थी, सारी महिलाओं को खड़े होने का एक तरीके से उनको सीट अवेलेबल नहीं थी फ्रैंकफर्ट संसद में, उनको बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। और यही नहीं, उनको मताधिकार का अवसर नहीं मिला, और कई भी राजनीतिक अधिकार थे जो इनको नहीं मिले। तो साथियों, उदारवादी तबका कहीं ना कहीं इनका समर्थन में नहीं था, यूँ आप कहें कहीं ना कहीं इनका विद्रोह ही करता था, वो स्थान कभी नहीं दिया उदारवादी वर्गों ने। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जर्मनी और इटली में हम देखते हैं कि ये जो जर्मन राष्ट्र का भी आपने देखा, जो ये जर्मन राष्ट्र में जो घटना घटित हुई सर्वजन नेशनल असेंबली के द्वारा, तो उस पर एक टिप्पणी आती है कि आप फ्रैंकफर्ट संसद की घटना के बारे में बताएं कि वहाँ पर फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में ये 18 जनवरी 1871 की घटना थी, जो भी घटना थी 18 जनवरी 1871 की घटना थी। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करेंगे इटली के बारे में कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी जो थी, जर्मनी और इटली, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है यूरोप प्रशा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो साथियों, एक काम है आप लोगों के लिए कि आप प्रशा के बारे में देखेंगे कि आखिर प्रशा के राजा कौन थे, और ऑटोमन साम्राज्य और प्रशा में क्या डिफरेंस है, और हम देखेंगे उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जर्मनी में जो, इटली में जो मेसनी था और जो संगठन बनाए थे, उनका रोल क्या रहा यूरोपीय क्रांति में, ये भी हम देखेंगे। तो साथियों, अगर जर्मनी की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? तो जर्मनी में 1848 के बाद में जो हुआ, आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की घटना, जो आपने देखा कि राष्ट्रवाद किस प्रकार से जनतंत्र और क्रांति में अलगाव हुआ। आपने देखा कि राज की सत्ता बढ़ाने के लिए जो एक तरीके से जो प्रक्रिया आपने देखी कि जर्मनी और इटली के एकीकृत के लिए राष्ट्र राज बने आखिर में, क्योंकि ये राष्ट्र राज की मांग इसलिए हो रही थी क्योंकि जब तक एकजुट सारे देश नहीं होंगे तब तक आर्थिक जो मजबूती है वो नहीं आएगी, क्योंकि यूरोप में आर्थिक कमजोरियां बहुत आ गई थी, जन विद्रोह हो गए थे, कई क्रांतियां हुई थी, फ्रांस की क्रांति और कई क्रांतियां हुई थी। तो इसलिए उसकी मजबूती के लिए राष्ट्र राज का होना बहुत ज़रूरी था।
और इसीलिए उदारवादी वर्गों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जो थी वो राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ और अंततः ये सारी घटनाएं हुई। तो हम देखते हैं जर्मनी और इटली आखिर में अंततः जो है एकीकरण होकर के एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। वो एक घटना थोड़ी संक्षेप में घटना हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि राष्ट्रवादी भावनाओं में जो जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी। हमने बताया भी कि कई जगह जन विद्रोह हुए थे। तो हुआ क्या कि राष्ट्र निर्माण में उदारवादी पहल में राजशाही और फौज की ताकतों का अहम रोल रहा। जो राजशाही था, राजशाही वर्ग और ताकत, राजशाही वर्ग, कुलीन वर्ग ले लेते हैं, इनका अहम रोल रहा, सैनिकों का भी अहम रोल रहा, क्योंकि एक तरीके से उदारवादी वर्गों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से संसद को, जब वहाँ फ्रैंकफर्ट संसद में घटना हुई, सर्वजन नेशनल असेंबली को हटाया गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका का रहा? राजशाही वर्ग और कुलीन वर्ग का। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ऐसा नहीं, उदारवादी वर्गों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन दबाया किसने? राजशाही और कुलीन वर्ग की ताकतों ने, सैनिकों ने जो है धीरे धीरे करके अंततः दबा दिया। और फिर हम देखते हैं कि प्रशा के जो बड़े राजा थे, प्रशा के जो भूस्वामी थे, उनका भी समर्थन मिला राजा के नेतृत्व में। तो प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण में आंदोलनों का अहम रोल रहा। जो प्रमुख मंत्री थे, एक प्रशा के ऑटो वान बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। एक तरीके से यूँ देख लें, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो मंत्री थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो भूस्वामित्व जो लागू हुआ था इटली में, इटली में भूस्वामित्व जो लागू हुआ था, यानी कि जब संसद हटी, जब नेशनल असेंबली हटी, तो इन लोगों को यकीन हो गया, कहीं ना कहीं इन लोगों को यकीन हो गया कि जो उदारवादी तबका, जो वंचित वर्ग है, जो किसान हैं, जिनके जो भूदासत्व है, प्रथा है, उसको हटाया जाना चाहिए। जो मजदूर हैं उनको हटाया जाना चाहिए। मजदूरी से जब वो आर्थिक उन्हें मजबूत किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे समर्थन में आएंगे। और इन्होंने डिसाइड किया कि जो पढ़ा लिखा तबका है, इनको क्या किया जाए? इनको कुछ रियायतें प्रदान कर दी जाए। इनको कुछ रियायतें दे देंगे। जो पढ़ा लिखा तबका है, जब रियायतें दे देंगे, इनको रियायतें मिल जाएंगी, तो ये दमन समाप्त कर देंगे। तो ये बिस्मार्क का अहम रोल होता है जर्मनी के एकीकरण में। अंततः जो प्रशा के जो ये मंत्री होते हैं, तो इन्होंने 7 वर्ष तक युद्ध किया और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन 3 युद्धों में विजय का इनका सबसे बड़ा कारण रहा। डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, प्रशा के जो मंत्री थे बिस्मार्क, इनके द्वारा जो युद्ध हुआ, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों युद्धों में ये विजय हुई। और इन तीनों युद्धों में विजय का जब ये विजय हुए, तो जाहिर सी बात है डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का एकीकरण किया इन्होंने। और एकीकरण करके एक तरीके से ये प्रशा का प्रभुत्व और ज़्यादा बढ़ गया। और प्रशा का प्रभुत्व बढ़ गया। अंततः 18 जनवरी 1871 की घटना, जो कि बताते हैं कि 18 जनवरी 1871 में बेहद ठंडी थी। और उस समय क्या हुआ कि सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख ऑटोमन जो मंत्री थे, ये बिस्मार्क, ये महल के शीश महल में एक बैठक कराते हैं। और बैठक के दौरान प्रशा के एक होते हैं विलियम प्रथम, काइजर विलियम प्रथम। कौन? काइजर विलियम प्रथम। काइजर विलियम
काइजर विलियम प्रथम। इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काइजर विलियम प्रथम के द्वारा प्रसा में एक नया जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व किया गया। नए जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व इन्होंने किया, जर्मन राष्ट्र का, नए जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व किया। तो आपने देखा कि बिस्मार्क जो कि मंत्री थे प्रशा के, इनका अहम रोल रहा। डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इन तीनों युद्धों में विजयी हुए। और फिर जो है एक घटना जो 18 जनवरी 1871 की घटना है, 18 जनवरी 1871 कब की घटना है? 18 जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871 की घटना है जिसमें काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक जर्मन राष्ट्र का गठन किया गया। किसका? जर्मन राष्ट्र का। और किसके नेतृत्व में? काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व किया गया। और ये कहाँ घटना हुई? ये 18 जनवरी 1871 को जर्मन में एक शीश महल है, शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये घटना घटित हुई, हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स। हॉल ऑफ मिरर्स ये एक महल है जिसमें काइजर विलियम नेतृत्व आते हैं और प्रशा के बिस्मार्क आते हैं और प्रशा के राजा आते हैं। और फिर इनके नेतृत्व में एक जर्मन राष्ट्र, एक नया जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रशा राज्य की शक्ति का प्रभुत्व यहाँ दर्शाया जाता है, यूँ दिखाया जाता है कि नेशनल असेंबली, जो सर्वजन नेशनल असेंबली गठित की गई थी, उसको नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण था, उसको समाप्त करने का, उसका पतन करने का सबसे बड़ा कारण था प्रशा। अगर प्रशा के राजा ताजपोशी करने से ताजपोशी स्वीकार कर लेते 1841 प्रतिनिधियों के द्वारा, वो जो सर्वजन नेशनल असेंबली थी उसके द्वारा अगर ताजपोशी को स्वीकार कर लिए होते तो शायद ये घटना न घटित होती। शायद बिस्मार्क के नेतृत्व में इन युद्धों के जीतने के बावजूद भी जो है ये एक नए जर्मन राष्ट्र का निर्माण न हुआ होता। तो ये प्रशा के प्रभुत्व को दर्शाता है, इसलिए इसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी था। और फिर आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से इटली का नेतृत्व हुआ और ब्रिटेन में एक कुछ घटनाएं घटती हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। तो साथियों, आज के सेशन में आपको करना क्या है? आप आज के सेशन में सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पर टिप्पणी लिखनी है, फ्रैंकफर्ट की घटना बतानी है। और दूसरी चीज़ आपको लिखना है कि मध्यवादी वर्ग जो तबका था उसका जो है सर्वजन महासंघ, सर्वजन नेशनल असेंबली में क्या रोल रहा, उसको गठित करने का क्या रोल रहा। और तीसरा क्वेश्चन ये आपको लिखना है कि जो बिस्मार्क में जो काइजर विलियम प्रथम थे, ये कौन थे और इनके नेतृत्व में जर्मन राष्ट्र का निर्माण क्यों हुआ। तो इस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और आप जो हमने बताया, जो पिछले सेशन में हमने बताया था कि उदारवादी वर्ग की क्रांति के बारे में, इसमें भी आपको लिखना है थोड़ा सा कि इनका आर्थिक जो कमजोरियां थी, आर्थिक कमजोरियों के बारे में। ये पिछले सेशन में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला सेशन आप जा कर के देख सकते हैं, उसमें आर्थिक कमजोरियों के बारे में जिक्र किया गया है कि यूरोप में कौन कौन सी आर्थिक कमजोरियां थी और उस आर्थिक कमजोरियों को बढ़ावा देने वाले कौन लोग थे, ये भी आप विस्तार से उसमें जानेंगे। तो साथियों, ये सेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो गया है। और हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का, आखिर राष्ट्रवाद और समाजवाद है साम्राज्यवाद के बारे में बहुत ही विस्तार से कुछ चीज़ें हम जानेंगे। और एक आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है और उदारवादियों ने किन
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। अगर ये सेशन, अगर ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मेरा ये लेक्चर 5 और ये लेक्चर 6 और ये लेक्चर प्रेजेंट टाइम वाला, ये दोनों लेक्चर आप विस्तार से देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखना है और आपको लिखना है जोसेफ मैथनी पर टिप्पणी, और दूसरी चीज़ यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में लिखना है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम क्या था उसके बारे में। और हमारा पिछला सेशन आप देखेंगे तो ये सारी टिप्पणियाँ बहुत बेहद तल्लीन तरीके से, बहुत ही अच्छी लेखन शैली में लिख पाएंगे। तो साथियों, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।